हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 जुलाई के करंट अफेयर्स और आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड एनवायरमेंटल न्यूज़ के बारे में। तो काफ़ी कुछ नया फैक्ट आपको आज सीखने को मिलने वाला है। आज हम शेड्यूल 8 के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री ने पहली बार हमारी जो देश का आईआईटी है वो देश के बाहर ओपन किया जा रहा है। तो पहली बार यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने एमओयू साइन किया है और कंट्री के बाहर, देश के बाहर एक कैंपस बनाया जाएगा। कहाँ पर? तंजानिया में, जंजीबार में, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अब आप कैंपस बना रहे हो तो कैंपस को लीड करने के लिए कोई तो आपको चाहिए ना, एक कोई डायरेक्टर तो चाहिए ही। तो यहाँ पर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर दी गई है। सो आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस टू बी फर्स्ट एवर वीमेन लेड आईआईटी। तो यहाँ पे जो आईआईटी मद्रास अपना कैंपस ओपन कर रहा है जंजीबार में, वहां उस आईआईटी को लीड करेंगी पहली बार कोई वीमेन डायरेक्टर, जिनका नाम है प्रीति। इनका नाम क्या है? प्रीति। आइए हम बात करेंगे प्रीति के बारे में। तो पूरा नाम है प्रीति अघल्याम, to be become first women director of IIT to lead IIT जंजीबार, जो कि कैंपस तंजानिया में सेटअप किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही एमओयू साइन किया है। ओके, शी इज एन आईआईटी मद्रास एल्यूमिना एंड द प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि रिसेंटली एमओयू के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है, तो आपको प्रीति का नाम यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी हो तो परचम के टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, वहां से आप पीडीएफ ले लेना। और अगर आपको सीए रफ्तार लेना है तो सीए रफ्तार आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको जनवरी से लेके जून तक के सारे हेडलाइंस वहां पर कवर हो जाएंगे। मतलब कोई भी अभी जो वनडे एग्जाम होने वाला है और पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करना चाहते हो मंथली, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका मेस्कट क्या है? हमारे हनुमान जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो है वो इंडोनेशियन स्टाइल में हनुमान जी का पिक्चर है, जो कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का मेस्कट या फिर शुभांकर है। और ये 50th एनिवर्सरी है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन की। ओके, The Lord Hanuman is official mascot of Asian Athletics Championship in Thailand। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड में होने वाली है, उसके लिए जो मैस्कट डिजाइन किए गए हैं वो कौन है? लॉर्ड हनुमान है। ये जो चैंपियनशिप हो रही है, ये एशिया की बिगेस्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, जो कि 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में बैंकॉक में होने वाला है। 25th नंबर का एडिशन है यहाँ पे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का। और ये जो लोगो है वो बताता है स्किल के बारे में, टीम वर्क ऑफ एथलीट्स के बारे में, डेडिकेशन, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। लॉर्ड हनुमान जी का जो मैस्कट है वो ये हमको इंडिकेट करता है। अब भारत की तरफ से यहाँ पे भारत के जो डेलीगेट्स है या भारत की जो स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो पहुंच चुके हैं थाईलैंड। इंडिया को लीड कर रहे हैं शॉर्ट पुटर तजिंदर सिंह तूर, जिनके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था। शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है तजिंदर सिंह तूर और लॉन्ग जंपर है एम श्री शंकर। ये दोनों जो है वो इंडिया की जो एथलीट्स हैं उनको लीड करेंगे। अदर कंट्रीज, मतलब अदर जो टीम है वो पार्टिसिपेट करेंगे हांगकांग से, जापान, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी जो सेरेमनी हो रही थी वहां पर एशियन एथलेटिक एसोसिएशन ने भारत की जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसे बेस्ट मेंबर फेडरेशन का अवार्ड दिया है। क्या समझ में आया आपको कि जो एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब एएफआई को बेस्ट मेंबर फेडरेशन का टाइटल दिया है। और ये टाइटल रिसीव किसने किया? प्रेसिडेंट आदिल सुमरीवाला रिसीव द अवार्ड ड्यूरिंग द फंक्शन होस्टेड बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। अभी जो आशियान एथलेटिक्स एसोसिएशन है वो एक कॉन्टिनेंटल गवर्नमेंटल बॉडी है स्पोर्ट की, एथलेटिक्स के फील्ड में इन द एशिया। इसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा और 1973 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं चार और वीमेंस के बारे में। फोर इंडियन ओरिजिन अमंग 100 रिचेस्ट अमेरिकन वीमेंस फोर्ब्स। तो यहाँ पे फोर्ब्स ने जो 100 रिचेस्ट वीमेन है यूएसए की, अमेरिका की, उसकी लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में चार जो फीमेल है वो इंडिया से भी बिलोंग करती हैं।
Okay, so in July 2023, four Indian origin women have found a place in America 100 richest women released by the Forbes. According to the Forbes report, due to the boom in the stock market, the wealth of these 100 women has reached to $124 billion. तो स्टॉक मार्केट में जो बूम हुआ है उसके कारण ये जो 100 वीमेंस है ना, रिचेस्ट वीमेंस, उनका जो आपका वेल्थ है वो 124 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है डायने हेंड्रिक्स ने, जो कि को फाउंडर है एबीसी सप्लाई की, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है रूफिंग, साइडिंग एंड विंडोज का। अब हम बात करते हैं इंडियन ओरिजिन के बारे में। जो चार महिलाएं हैं इंडियन ओरिजिन है जिनको जगह मिली है इस फोर्ब्स की लिस्ट में, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये चार वीमेंस कौन कौन सी है? पहली है जयश्री उला, इनकी रैंकिंग 15th पोजीशन में है और ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ है कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क की। नेक्स्ट है नीरजा शेट्टी, जिनकी रैंक 25th नंबर पे है। फिर नेहा नरकीरा, इनकी रैंकिंग 50वें नंबर पे है। और इंदिरा नूरी, इनकी पोजीशन 77th पोजीशन पे है। ये फॉर्मर पेप्सी को चेयरमैन रही हैं और जिनकी नेट वेल्थ आप देख सकते हैं $350 मिलियन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है, इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, सिक्योर 4 गोल्ड मेडल। तो अभी 34th नंबर का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत ने यहाँ पे टॉप किया है। भारत ने क्या किया? टॉप किया है मेडल टैली में। दिस ईयर इंडिया अचीव अ रिमार्केबल फीट बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे हमारे जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे और हमें 4 गोल्ड मेडल यहाँ पे रिसीव हुए हैं और भारत ने मेडल टैली में टॉप किया है। अब वो 4 विनर कौन से हैं जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो विनर की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। पहले हैं मेघ छाबड़ा, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ध्रुव आडवाणी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ईशान पडनेकर राजस्थान से। और रहित पांडा ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इस ओलंपियाड के बारे में। इसे कहाँ पर हुआ था? ये यूएई में हुआ था। मैं बात कर रही हूँ आपको इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। 3 से लेके 11th ऑफ जुलाई के बीच में हुआ था। सिंगापुर और इंडिया दोनों ने 4-4 गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किए हैं। अगर हम देखें तो टोटल 29 गोल्ड मेडल इस पूरे ओलंपियाड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और 34th नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, ओके, जो कि अभी हो रही थी। 3rd ऑफ जुलाई से लेके 9th ऑफ जुलाई के बीच में ये चैंपियनशिप को कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पर मेडल टैली में भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे भारत आया है और भारत के पास टोटल जो मेडल है वो 11 मेडल है। इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 जो कि आयरलैंड में हो रही थी, इंडिया हैज सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन इन द चैंपियनशिप बाय विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ 11 मेडल्स। ये जो चैंपियनशिप थी वो शेड्यूल की गई थी 3rd से लेकर 9th ऑफ जुलाई के बीच में। इंडिया यहाँ पे मेडल टैली में सेकेंड नंबर पे आया है 11 मेडल्स के साथ। और फर्स्ट नंबर पे आया है कोरिया। फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? कोरिया। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर फर्स्ट मेल आर्चर, मतलब पहले मेल तीरंदाज रिकर्व कैटेगरी में कौन बन गए थे? पार्थ बन गए थे। याद आया? सतारा महाराष्ट्र के पार्थ थे जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो आपको क्या बातें याद रखनी है कि होस्ट कंट्री कौन थी? आयरलैंड थी। टॉप पे है कोरिया, 10 मेडल है जिनमें से 6 गोल्ड मेडल है, ठीक है, और 4 सिल्वर मेडल है। इंडिया की पोजीशन क्या है? सेकंड नंबर पे है 11 मेडल्स के साथ। 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। भारत के पास कितने मेडल है? 11, जिनमें से 6 क्या है? गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल है और 4 आपके पास ब्रोंज मेडल है। और पार्थ के बारे में तो आपको याद रखना ही है, जो कि एक आर्चर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जो इंडिया के लोग हैं या जो क्रिमिनल हैं इंडिया के वो अकेले जेलों में बंद हैं, ऐसा तो नहीं होता। जो फॉरेनर्स होते हैं या जो आतंकवादी या टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं या कभी जासूसी करने भारत में आ गए या भारत में किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे जिसके कारण वो पकड़ा गए, तो कई सारे फॉरेनर्स जो हैं वो भी तो जेलों में बंद होते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र प्रिजन्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च वीडियो कॉल फैसिलिटी फॉर फॉरेन नेशन प्रिजनर्स। तो यहाँ पे वीडियो कॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के जेल में बंद हैं, उन लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये फैसिलिटी ऑलरेडी इंडियंस के लिए अवेलेबल थी, अब फॉरेनर्स के लिए भी चालू की गई है। सिंपल सी बात है। आइए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट
has launched video call facility for foreign national laws in the different jail across the state. वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने जो लॉयर हैं, वकील हैं, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं 15 मिनट्स इन 2 वीक। 2 हफ्ते में 15 मिनट के लिए वो बात कर सकते हैं। ई प्रिजन सिस्टम डेवलपमेंट के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके द्वारा ये वीडियो कॉल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और मेंशन है कि जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उनके लिए फैसिलिटी, जिनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं, उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ये बात यहाँ पे कही गई है और बताया गया है कि इंडियन नेशनल्स के लिए ऑलरेडी ये वीडियो कॉल फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वो अपने लॉयर के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे 31 मई 2023 के डेटा के अनुसार 637 फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो महाराष्ट्र के जेल में बंद हैं, जिनमें से 523 मेंस, 114 वीमेंस हैं और 44 कंट्रीज के ये लोग हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फॉरेनर्स हैं जो कि जेल में बंद हैं वो बांग्लादेश के हैं, नाइजीरिया और नेपाल के हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इलेक्शन आने वाला है और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं राजस्थान में, ओके सॉरी गुजरात में। तो एस जयशंकर फाइल्स नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, विदेशी मामलों को संभालते हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट जो इलेक्शन हुए थे 4 साल पहले भी, इन्होंने अपना पहला नॉमिनेशन गुजरात से ही भरा था राज्यसभा के लिए। तो याद रखेंगे, राज्यसभा मेंबर है एस जयशंकर और इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है कहाँ से? अगेन गुजरात से। गुजरात जो है उसमें 11 राज्यसभा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से 8 सीट बीजेपी के पास है और रेस्ट ऑफ द कांग्रेस के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्वी लैंग्वेज इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल। तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने 8वें शेड्यूल में क्वी लैंग्वेज को शामिल करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। 8वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जहां पे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है। टोटल 22 लैंग्वेज आपको 8 नंबर के शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। तो उड़ीसा स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ क्वी लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे इसके प्रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, इस लैंग्वेज को बचाने के लिए और ज्यादा काम किए जा सके। क्वी लैंग्वेज बेसिकली द्रविड़ लैंग्वेज है, जो कि कांधा कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। प्राइमरली इसे उड़ीसा स्टेट में बोला जाता है और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो उड़िया स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज की जाती है इसको लिखने के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, बट इनिशियली जब 8th शेड्यूल को तैयार किया गया था, 8वीं अनुसूची को जब तैयार किया था, तो अब उसमें केवल और केवल 14 लैंग्वेजेस शामिल थी। फिर हमने 1967 में सिंधी भाषा को एड ऑन किया। फिर उसके बाद 1992 में हमने नमक, नमक मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया और उसके बाद 2003 में 92nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 4 और भाषाओं को हमने शेड्यूल 8 में शामिल किया था। वो 4 भाषाएं कौन सी थी? डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। ओके, नेक्स्ट है अगले जो पर्सन 5 डे के विजिट पे आए हुए हैं भारत, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, जो कि सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम वर्ल्ड लीग टू इंडिया, वर्ल्ड लीग के, जो कि इंडिया आए हुए हैं विजिट पे। ओके, तो ये है डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लीग। ये भारत आए हुए हैं 10 जुलाई में और 5 डे के विजिट पे आए हुए हैं और इन्होंने जो है वो कई सारे लीडर से मुलाकात की और एड्रेस भी किया। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ तो जनरल सेक्रेटरी जो थे ये लीग के, इन्होंने सारे जो रिलीजियस लीडर हैं, एकेडमिक लीडर हैं, उनको यहाँ पर एड्रेस किया। कहाँ पर? इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में 11 जुलाई को इन्होंने एड्रेस करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी जो कि भारत में रह रही है उनको क्या कहा, देखते हैं। ही सेड दैट मुस्लिम कम्युनिटी लिविंग इन इंडिया इज प्राउड ऑफ देयर नेशनलिटी, दैट दे आर इंडियन सिटीजन। ये बात बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। दे ऑल्सो फील प्राउड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कैन सेंड अ मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। ये बात इन्होंने एड्रेस करते हुए कही। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को होल्ड करता है। इन 2011 हमें पता चला था कि भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनकी पॉपुलेशन 172.2 मिलियन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 33 मेंबर्स कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अब मुस्लिम वर्ल्ड लीग का फॉर्मेशन 1962 में हुआ था। एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ सेंट्रल जनरल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मक्का।
ठीक है। इसका पर्पस ये है कि इस्लाम को प्रमोट करना है और मॉडरेट जो वैल्यूज प्रेजेंट की गई हैं कुरान और सुन्ना में, उनको भी यहाँ पे प्रोपोगेट करना इनका मकसद है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक नई हमको वैरायटी मिली है व्हीट की, गेहूं की, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करती है और ओबेसिटी, मोटापे को भी कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, कह सकते हो आप लोग कि ये मेरे लिए एक नई वैरायटी आई है। ओके, ये बस एक मजाक था, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, मैं इतनी मोटी भी नहीं हुई हूँ। ओके, बात करेंगे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नई व्हीट वेराइटी PBWRS1 को डेवलप किया है टू कंट्रोल ब्लड शुगर एंड द ओबेसिटी। क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो लुधियाना बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसने इस नई व्हीट वेराइटी को डेवलप किया है। इसमें आप देखेंगे कि हाई एमाइलेज स्टार्च कंटेन है, यहाँ पे स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा है इसके पास, और ये रेजिस्टेंट स्टार्च वॉन्ट कॉज अ इमीडिएट एंड रैपिड राइज इन द ग्लूकोज लेवल। तो ये सडनली हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को एकदम सडनली हाई नहीं होने देता, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है। ठीक है ना, और ये रिड्यूस कर देता है टाइप 2 डायबिटीज को, रिस्क ऑफ जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसको भी रेगुलेट करने में ये मदद करता है। इसको कई सालों का समय लगा है डेवलप करने के लिए, कई सारे एडल्ट्स में और बच्चों में भी इसकी टेस्टिंग की गई थी। ठीक है, फूड प्रिपेयर फ्रॉम द होल ग्रेन फ्लोर ऑल्सो हैव लोअर ग्लिसेमिक इंडेक्स शो करता है कि कोई फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू क्या है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो नई वैरायटी ऑफ राइस हमने डेवलप की है, सॉरी व्हीट डेवलप की है ना, नई वैरायटी व्हीट की, गेहूं की, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी काफी कम है। रेटिंग ऑफ द फूड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट ये इंडेक्स डिनोट करता है। ओके, अब एक नई डिस्कवरी आई है सामने, वो भी हम देख लेते हैं। आप लोगों ने टूटता तारा देखा है ना, जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं और विश मांगते हैं, देखा होगा ना। चलो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोलर शूटिंग स्टार के बारे में। क्या सूरज पे भी तारे टूट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। Astronomers have made a stunning discovery of meteor like strike falling on the surface of the सन। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर ने एक डिस्कवरी की है। ये डिस्कवरी पहली बार हुई है कि जैसे कि मेट्रॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड, वैसी एक बारिश देखने को मिली है कहाँ पे, सन के सरफेस में, जिसको नाम दिया गया है सोलर शूटिंग स्टार। ये जो सोलर शूटिंग स्टार है ये प्लाज्मा के हैं, मतलब ये मैसिव क्लम्प्स ऑफ प्लाज्मा है, और जो बहुत तेजी स्पीड से, मतलब बहुत ज्यादा तेज स्पीड से सन की सरफेस पे गिर रहे हैं। ठीक है, और ये एकदम फायर वॉल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे मैसिव रेन ऑफ फायर वॉल्स भी नाम दिया है, दैट प्ले अ की रोल इन द हीटिंग ऑफ द कोरोना। और ये जो शूटिंग हो रही है, ये जो स्टार, सोलर शूटिंग स्टार स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ से, जिसके कारण एक मैसिव एनर्जी जनरेट होती है जो कि हीटअप करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है कोरोना का। कोरोना विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमोस्फियर, सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। ये रिसर्चर्स जो है वो किसने डिस्कवर की, ये रिसर्च डिस्कवर की है द सोलर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दिस इज द फर्स्ट टाइम such impact has been have been spotted. These observations were made from a close distance of just 30 million miles from the sun. ठीक है, इसको नाम क्या दिया है, कोरोनल रेन भी कहा है, या फिर इसको रेनफॉल ऑफ फायरवॉल भी कहा गया है, मैसिव रेनफॉल ऑफ फायरवॉल भी इसको नाम दिया है। और इस फायरवॉल के कारण जो टेम्परेचर है कोरोना का, वो 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक एक्सटीड हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखो, जो सन होता है जैसा हमको यहाँ से दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। सन में सन स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, और सन स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज हो रही होती है, और वहां से सोलर फ्लेयर्स जनरेट होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सन से रिलीज होती है और जो अर्थ तक पहुंचती भी है। और आयनोस्फीयर में जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, या हमारा जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जो हम सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर देता है, और ऐसा ही इसने किया। सोलर फ्लेयर्स डिस्टर्बटेड रेडियो कम्युनिकेशन ओवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो अभी हमें पता लगा कि द सन एमिटेड एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स, सन जो है वो एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स को इमिट कर रहा है, और इसने रेडियो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया था यूएसए और द पैसिफिक ओशियन के पार्ट में। सोलर फ्लेयर जो होते हैं आर द मैग्नेटिक प्लाज्मा
ejected at the great speed from the solar surface। ये कहाँ पर जनरली अकर होते हैं? जहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सन स्पॉट में। सन स्पॉट वो डार्क रीजन होता है सन में, जो कि एज कंपेरिजन अदर पार्ट जो सन का उससे थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सन सोलर फ्लेयर्स होते हैं उनकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, और जो एक्स रे वेवलेंथ है उनके हिसाब से इन कैटेगरीज को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कैटेगरी ए, बी, सी, एम और एक्स। तो यहाँ पर जो सोलर फ्लेयर्स एमिट हुए हैं सन से, जिसने डिस्टर्ब किया है रेडियो कम्युनिकेशन को यूएसए में, वो एक्स टाइप का आपका सोलर फ्लेयर्स है। ईच क्लास एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन द वन बिफोर इट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ओके, तो अर्थक्वेक को हम रिएक्टर स्केल में मेजर कर रहे होते हैं, है ना। हम बात करते हैं 6 रिएक्टर का भूकंप था या 7 रिएक्टर का भूकंप था, अर्थक्वेक था। तो ये पूरा एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, राइट। मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि ये जो सोलर फ्लेयर्स 5 प्रकार के हैं, इनकी इंटेंसिटी में भी यहाँ पर वही लॉगरिथमिक स्केल ही फॉलो होता है। ओके है। चलिए, अब एक नया सिंड्रोम पता चला है जिसके कारण पेरू में इमरजेंसी लग गई। यार, पेरू के साथ चल क्या रहा है? टोंगा वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, टोंगा वॉल्केनो इरप्शन के समय पेरू ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, अभी जो वॉल्केनो के एक्टिविटी हुई तब पेरू ने इमरजेंसी लगाई, और अभी सिंड्रोम के कारण भी पेरू ने इमरजेंसी लगाई। भाई साहब, इसको तो शांति पाठ कराने की जरूरत है। आइए हम बात कर लेते हैं इस नई सिंड्रोम के बारे में, जिसका नाम है ग्विलिन बेरे सिंड्रोम, जीबीएस सिंड्रोम, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। किसको इम्पैक्ट करता है? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण बॉडी में पैरालिसिस भी हो सकता है। इस सिंड्रोम पे थोड़ी सी चर्चा हमें करनी चाहिए। पेरू हैज डिक्लेयर स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर की है? कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जो सफर कर रहे हैं गुलियन बैरी सिंड्रोम से। ये जो सिंड्रोम है एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है बेसिकली। और ये बहुत मोस्ट कॉमन है एडल्ट्स में, मेल्स में। हालांकि ये बुजुर्गों को भी, ओल्ड एज वालों को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ये क्या सिम्टम्स धीरे धीरे क्या करता है? हमारी बॉडी को पहले तो वीक करना शुरू करता है, फिर हमारे लेग्स पे, हैंड्स पे, फेस पे धीरे धीरे पहुंचता है और पैरालिसिस की एक्टिविटी तक आ जाता है। ठीक है। इसके लिए कोई भी अभी तक ऐसी कोई भी नोन वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। दिस कुड बी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लास्ट न्यूज है 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो रिसेंटली 50वें नंबर की जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंप्लीट हुई है, जिसको चेयर कर रही थी खुद फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 50वें नंबर की जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, ओके, जिसको चेयर कर रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अब कुछ हाइलाइट्स हम देखते हैं। इस हाइलाइट्स में कहा गया है कि जो गेमिंग होती है, हॉर्स रेसिंग है एंड कसिनोज है, तो उन लोगों को तो भाई 28% जीएसटी देना पड़ेगा। गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज वालों को जो है वो 28% जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो कैंसर ड्रग्स होते हैं और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस होते हैं, उनसे जीएसटी को हटा दिया गया है। इसके अलावा अनकुक्ड अनफ्राइड जो स्नैक होते हैं उनको पे भी रिड्यूस कर दिया है जीएसटी 5%। फिर रिड्यूस कर दिया है जीएसटी ऑन फिश सॉल्युबल पेस्ट टू द 5%। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या आउटकम आए हैं इस 50 जीएसटी काउंसिल के बाद। डन है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। एक शॉर्ट न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट जरूर है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 6 MOU साइन किए हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ। क्यों? मिस्टी के लिए। मिस्टी मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम है। नेक्स्ट है बोइगर स्पेस ने एमओयू साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक कमर्शियल आर्म है हमारे इसरो की, और ये दोनों मिलके डेवलप करेंगे एसएसएलवी एंड द पीएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। और वो 2 बैंक कौन कौन से हैं? श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका का है, और है हरिहरेश्वर सहकारी बैंक जो कि सतारा महाराष्ट्र में आएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश एंड इंडिया। यहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड किया है कि जो यूएस डॉलर है उनकी डिपेंडेंसी को हम रिड्यूस करेंगे और हम ट्रांजेक्शन करेंगे रुपीज में। ओके,
ये बात यहाँ पे की गई जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और भी ज्यादा बढ़े. दिस इज द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश हैज डन बायलिटरल ट्रेड विद अ फॉरेन कंट्री इन एडिशन टू द यूएस डॉलर. तो इंडियन रुपीज में बांग्लादेश अब ट्रेडिंग करेगा. इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि देखो, अभी हमने आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है वो हम तंजानिया में ओपन कर रहे हैं, लेकिन अब हम आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वो यूएई में भी ओपन करेंगे. तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि आईआईटी दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन द आबू धाबी यूएई. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. अंत में बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में. पहला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज. तो रुपीज में हमने ट्रेड किसके साथ शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड हनुमान डिक्लेयर एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच चैंपियनशिप. तो आंसर हो जाएगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप. ऑप्शन इज द राइट आंसर. जेन स्टोल्टेनबर्ग इन्हें रिसेंटली वापस से किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नेटो. ऑप्शन सी. मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी आईपीएल की कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच कंट्रीज ऑर्गेनाइज द यूएनएनसी फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन द थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा है उसकी मीटिंग कर रहा है. उसे होस्ट कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूके. ऑप्शन सी. फिर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने नॉमिनेशन कहाँ से फाइल किया है राज्यसभा के लिए? आंसर हो जाएगा गुजरात. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड बाय द एशियान एथलेटिक फेडरेशन. तो आशियान एथलेटिक फेडरेशन ने बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड किसे दिया है? इंडिया को दिया है ना. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, इन विच कंट्री अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर ड्यू टू द ग्यूलेन बेरे सिंड्रोम. आंसर हो जाएगा पेरू. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अम्मा पोखरी योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना जो है वो ऑप्शन नंबर सी ओडिशा स्टेट की है. फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने. ऑप्शन सी अगेन इज द राइट आंसर. फर्स्ट वैदिक थीम पार्क कहाँ पर ओपन किया गया है फॉर द पब्लिक? आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूपी नोएडा में. ऑप्शन डी. ओ माय गॉड, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे, बट मैंने ही आंसर कर दिया. कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा सेशन. और ये पता नहीं एनिमेशन ऐड हो गया था इसलिए ऐसा हो गया. इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सो मच. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखेंगे और कैसा लगा सेशन हमें कमेंट में बताएंगे. बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं और काफ़ी कुछ डिस्कशन करने कल भी है. कल हम कुछ नए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो मिलते हैं कल. बाय बाय.